हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एसएसटी पैडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखिए, एसएसटी पैडागोजी जो होती है ना, वो इतनी भी मुश्किल नहीं होती। उसमें बहुत ही क्या होता है, देखो आप एसएसटी पैडागोजी को कैसे सॉल्व कर सकते हो सीटेट के एग्ज़ाम में। सबसे पहले तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपल लॉजिक के साथ भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो जैसे बच्चों को लगता है कि एसएसटी पैडागोजी बहुत टफ पूछी जा रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बस इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ऑप्शन पढ़िए, फिर उसके अकॉर्डिंग देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं और करेक्ट आंसर्स तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। First question is, which of the following is and are the most suitable teaching learning material to explain different parts of earth to the students? First is global, B map, C atlas. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थ के डिफरेंट पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा बेस्ट या सूटेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा, ठीक है। देखो ग्लोब जो होता है ना, वो पूरी अर्थ को समझने के लिए बेस्ट मटेरियल होता है, क्योंकि ये अर्थ को सही मायने में प्रेजेंट करता है, पूरी अर्थ को, ठीक है। इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा इसका इनकरेक्ट। मैप जो होता है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटर होता है ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ, ठीक है। मतलब कि मैप जो है वो अर्थ के अलग अलग भागों को दिखाने में और उसको समझाने में बेस्ट मटेरियल होता है। जैसे कि अर्थ के डिफरेंट पार्ट के मैप्स भी आते हैं, जैसे कि इंडिया का मैप आता है, ठीक है, अफ्रीका का मैप आता है, अमेरिका का मैप आता है। तो वो उसके पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है कि वहाँ पर मतलब कि वहाँ का अगर हम फिज़िकल फीचर्स देखें तो कैसा है, वहाँ पे कितने स्टेट हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की हमें अच्छी जानकारी देता है। अब ये इसका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। एटलस क्या होता है? एटलस जो होता है, एटलस में बहुत सारे मैप्स होते हैं, यानी कि ये एक बुक होती है लॉट्स ऑफ मैप की, जिसमें क्या होता है अर्थ के डिफरेंट पार्ट को ही एक्सप्लेन किया होता है। तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जिसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ए और बी है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में बी एंड सी है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड बाय द टीचर इन हिज एंड हर क्लास टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। अब देखो मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है। मीनिंगफुल लर्निंग वो लर्निंग होती है जहाँ पर बच्चा है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा इंगेज होता है और कुछ अपनी ही एक्टिविटी करके कुछ नया डिस्कवर करता है, कुछ नया लर्न करता है, ठीक है। वो मीनिंगफुल लर्निंग होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। गिविंग रिकॉल बेस्ड टास्क टू द स्टूडेंट्स, गिविंग इजी टास्क टू द स्टूडेंट्स, प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ क्विजिंग अमंग द स्टूडेंट्स, गिविंग दोज टास्क टू द स्टूडेंट्स विच आर चैलेंजिंग। विद्यार्थियों को स्मरण आधारित कार्य देना, विद्यार्थियों को आसान काम देना, विद्यार्थियों के बीच प्रश्नोत्तरी संस्कृति को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को वो काम देना जो चुनौतीपूर्ण हो। देखो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, इसमें रिकॉल बेस्ड लर्निंग की बात की जा रही है। देखो रिकॉल बेस्ड लर्निंग क्या होती है कि जो चीज़ पढ़ाया है, रटाया है, उस चीज़ को वापस याद करना। तो देखो ये मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है, क्योंकि देखो बच्चा अगर पढ़ाया ही चीज़ रट रहा है, वापस याद कर रहा है, तो उसमें कुछ वो नया नहीं सीख रहा है, ठीक है। और मीनिंगफुल लर्निंग बात करती है कुछ नया सीखने की। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा इनकरेक्ट।
सेकंड ऑप्शन पर आ जाते हैं, गिविंग इजी टास्क टू द स्टूडेंट्स। अगर हम बच्चे को इजी टास्क ही देते रहेंगे तो इससे भी बच्चा अपनी लर्निंग में कुछ नया ऐड नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो जो चीज़ वो पहले से ही अच्छी तरीके से कर पाता है, अच्छी उस चीज़ को अच्छे ढंग से जानता है, तो उसमें वो नया क्या ऐड करेगा, ठीक है। इसीलिए ये ऑप्शन भी हो जाएगा इसका इनकरेक्ट। प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ क्विजिंग, ये ऑप्शन हो सकता है। देखो कल्चर ऑफ क्विजिंग में क्या होता है, बच्चों के बीच प्रश्नोत्तर को बढ़ावा देना, कि बच्चे तरह तरह के क्वेश्चन कर सकें और उनके डाइवर्स आंसर्स भी हो सकें। जब बच्चे तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं और उनके डाइवर्स आंसर्स देते हैं तो बच्चे अलग अलग आंसर्स से रूबरू होते हैं, ठीक है, अलग अलग आंसर्स को जान पाते हैं। इससे वो अपनी लर्निंग में कुछ नया डिस्कवर कर पाते हैं, नए आंसर्स ढूंढ पाते हैं। इसीलिए ये इसका ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ इज गिविंग दोज टास्क टू द स्टूडेंट्स विच आर चैलेंजिंग। देखो हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को चैलेंजिंग टास्क ही देते रहना चाहिए। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बच्चा उस प्रॉब्लम में या उस टास्क में फंस भी सकता है, तो वहाँ पर उसकी लर्निंग जो है वो उसमें बाधा आ जाएगी, ठीक है। जब लर्निंग में ही बाधा आ जाएगी तो वो नया क्या ही ऐड कर पाएगा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा कि कल्चर क्विजिंग को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। Question third, the concept of a fair trial is an important while talking about the criminal justice system. To teach this concept, you narrate to the students a story of a person who has been accused of theft and what happens thereafter at police station and later in the court. What pedagogical resources you used here? देखो यहाँ पर pedagogical resources के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस में है सर्वे डाटा, सेकंड इज केस स्टडी, चार्ट्स, पॉलिटिकल कार्टून्स। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टीचर जो है वो फेयर ट्रायल पर एक स्टोरी नरेट करता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि जो एक पर्सन था उस पर चोरी का आरोप लगता है, फिर उसके साथ पुलिस स्टेशन में क्या होता है और कोर्ट में क्या होता है, ठीक है। हम फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर देखो टीचर ने किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहाँ पर ना तो किसी टाइप का सर्वे किया है और ना ही किसी तरह का डाटा कलेक्ट किया है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। केस स्टडी, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, अभी देखते हैं। थर्ड ऑप्शन इज चार्ट। देखो यहाँ पर टीचर जो है किसी टाइप का कुछ डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा, ना ही चार्ट दिखा रहा है ना ही किसी टाइप का कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। पॉलिटिकल कार्टून्स, देखो यहाँ पर पॉलिटिकल कार्टून्स का भी यूज़ नहीं किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केस स्टडी। अब केस स्टडी क्या होती है, देखो केस स्टडी एक ऐसा टीचिंग मेथड होता है, यानी टीचिंग पढ़ाने का एक तरीका होता है जिसमें टीचर जो होता है बच्चों को कोई कहानी सुनाता है, कोई समस्या देता है और स्टूडेंट को सॉल्यूशन के लिए इनवाइट करता है कि बच्चे उस पर सोच विचार करें और सॉल्यूशन को ढूंढें, ठीक है, तो सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द सभाज इन रेन ऑफ पल्लवा थ्रू देयर सब कम्युनिटीज परफॉर्म वेरियस वर्क सच एज इरिगेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ लोकल टेम्पल. Which of the following child-centered activity can be done to acquaint the students with the nuances of their functioning? First option is description of work division on the school campus, example of different groups created for classroom management, getting a real tour of Sabha of the Reign of Pallava, getting a tour of Sabha of Reign of Pallava through audio-visual material. पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरीके के काम, सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर की देखरेख जैसे काम करती थी। इसके कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए कौन सी बाल केंद्रित गतिविधि की जा सकती है? पहला, विद्यार्थी परिसर में कार्य विभाजन का वर्णन।
कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण देना, पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविक यात्रा करवाना, श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा कराना। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टीचर ऐसी कौन सी एक्टिविटी कराए जिससे वो पल्लव के टाइम की जो पल्लव की जो सभा होती थी उनके बीच जो वर्क डिवीज़न होता था उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क डिवीज़न ऑन अ स्कूल कैंपस, कि स्कूल में ही आप बच्चों के बीच जो काम है उसका डिवीज़न कर दो कि ये काम ये स्टूडेंट करेगा, ये काम ये स्टूडेंट करेगा। तो देखो ये सही ऑप्शन है, क्योंकि इससे बच्चा क्या होगा, सभा के बीच काम का डिवीज़न कैसे होता था इसको समझ पाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट ग्रुप क्रिएटेड फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट, उनकी ही क्लास के अंदर जो ग्रुप्स बनाए गए हैं अलग अलग काम के लिए उसका ही एग्जाम्पल देना और पल्लव की सभा के बीच जो काम का बंटवारा होता था उससे रिलेट करना। इससे क्या होगा, बच्चे को एक रिलेटेबल नॉलेज लगेगी, बच्चा कनेक्ट कर पाएगा अपनी जो ग्रुप्स के बीच काम का बंटवारा को लेकर सभा के बीच कैसे काम का बंटवारा होता था उसको लेकर। ठीक है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। गेटिंग अ रूरल टूर ऑफ सभा ऑफ रीन ऑफ पल्लवा, देखो पल्लव डायनेस्टी की सभाओं का रियल टूर देना तो पॉसिबल है, क्योंकि आज के टाइम पर तो पल्लव डायनेस्टी ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। गेटिंग अ टूर ऑफ सभाज ऑफ रीन ऑफ पल्लवा थ्रू ऑडियो विजुअल मटेरियल, हाँ उनकी सभा और उनके काम के बीच कैसे बंटवारा होता था ये हम किसी वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं, तो बच्चे को इस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी, तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नीचे इनके ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर होगा जिसमें ऑप्शन ए, बी और डी होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा, हमें चाहिए 3, इसमें ए, बी, सी दे रखा है, देखो सी तो गलत है इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ, जिसमें ए, बी और डी तीनों है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, किसी ऑप्शंस पर हम अटकते हैं, ठीक है, या समझ में नहीं आता, तो हमें क्या होता है, हमें ऑप्शंस को देखना पड़ता है कि ऑप्शन में 2 आंसर होने चाहिए या 3 आंसर होने चाहिए। ठीक है, उसके थ्रू हमें फिर जाना चाहिए और ऑप्शंस देखना चाहिए कौन सा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। टीचिंग सोशल साइंस इज अ पर्सनल एक्टिविटी, सेकेंड इज प्रोफेशनल एक्टिविटी, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स, कोचिंग फॉर मेमोराइजेशन। सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक डैश है, व्यक्तिगत विधि है, पेशेवर गतिविधि, तथ्य प्रसारण की प्रक्रिया है, याद रखने की कोचिंग। देखो सोशल साइंस पढ़ाना क्या होता है, क्या है कि ये पर्सनल एक्टिविटी है। देखो पर्सनल एक्टिविटी का मतलब है जो किसी पर्सन तक सीमित रहे। ठीक है, क्या ये सिर्फ टीचर तक सीमित रहती है? नहीं, इसमें बच्चों का फीडबैक भी इंक्लूड होता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ये कहना गलत होगा कि टीचिंग सोशल साइंस इज़ अ पर्सनल एक्टिविटी। ठीक है, क्या ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है? अभी देखते हैं इसको। ठीक है, थर्ड, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट। टीचिंग सोशल साइंस में क्या होता है कि फैक्ट या सूचनाओं को बच्चों में भर दिया जाता है। ठीक है, क्या सिर्फ ये इतना ही होता है? देखो बच्चों तक सिर्फ फैक्ट को ही नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि फैक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी बनाई जाती है, बच्चों के अंदर सोशल साइंस रिलेटेड स्किल्स को भी डेवलप किया जाता है। तो इसमें और भी चीज़ें आती हैं, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है या फैक्ट्स हैं जो सोशल साइंस की, सिर्फ बच्चों को वही पढ़ा देना नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इसका हो जाएगा गलत। फोर्थ है कोचिंग फॉर मेमोराइजेशन। देखो कोई भी सब्जेक्ट हो गया, सोशल साइंस ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, वो सिर्फ रट्टे के लिए नहीं पढ़ाया जाता, अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाया जाता है। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि टीचिंग सोशल साइंस इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। Question number 6 is, which of the following pedagogical techniques should be used by a teacher for making social science enjoyable for student?
फर्स्ट ऑप्शन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विजिट्स टू म्यूजियम, celebration of social science week, encouraging watching of night sky, sharing large statistical data related to social fact। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करना, सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना, रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना, सामाजिक तथ्यों से संबंधित सांख्यिकी डाटा को साझा करना। देखो क्वेश्चन कहता है कि एक टीचर को क्या टेक्निक्स अपनानी चाहिए जिससे कि वो सोशल साइंस को इंजॉयबल बना सके। ठीक है, देखो पहले ऑप्शन में कहा गया है कि बच्चों के लिए म्यूजियम ले जाना, ऑर्गेनाइज कराना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि देखो बच्चे को अगर हम म्यूजियम ले जाएंगे तो वहाँ पर चीज़ों को एक्चुअल में देखेगा। जो कॉन्सेप्ट आज तक वो किताबों में पढ़ता हुआ आया है, अगर वो उसे रियल वर्ल्ड में देखेगा तो वो इंटर रिलेट कर पाएगा चीज़ों को। ठीक है, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को ही आपस में रिलेट कर पाएगा, तो वो उसके लिए इंजॉइंग होएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड है सेलिब्रेशन ऑफ सोशल साइंस वीक। देखो सोशल साइंस वीक में क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे डिबेट हो गया या फिर प्लांटेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा सैनिटेशन हो गया, सफाई योजना जो होती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, तो एक्टिविटीज़ में बच्चा इंजॉय करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एंकरेजिंग वॉचिंग ऑफ नाइट स्काई। देखो बच्चों को एंकरेज करना कि वो रात में नाइट स्काई को देखे, तो इससे क्या होगा, बच्चा एक्टिविटी कर रहा है ये एक तरह की। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल कर रहा है, तो जब बच्चा एक्टिविटी करता है तो वो उस चीज़ को एंजॉय करता है, उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शेयरिंग लार्ज स्टैटिकल डाटा। देखो बच्चों के साथ स्टैटिकल डाटा शेयर करना बच्चों के लिए डिसइंटरेस्ट का काम करेगा, उन्हें उबाऊपन लगेगा, तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा गलत। तो करेक्ट ऑप्शन होगा जिसमें ए, बी और सी होगा। ए, बी, सी फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। To ensure that the social science teaching moves away from an excessive emphasis on development issues to an understanding of issues related to justice and dignity, there needs to be a shift in focus from utilitarianism to dash. First option is altruism, second is consequentialism, थर्ड इज इग्लिटरिनिज्म, फोर्थ इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हों, तो इसके लिए आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से डैश की ओर शिफ्ट किया जाए। देखो जब न्याय और प्रतिष्ठा की बात आ रही हो तो न्याय और प्रतिष्ठा किससे जुड़े हुए होते हैं? परार्थवाद से, ये गलत है। परिणामवाद से, ये भी गलत है। अस्तित्ववाद, ये भी गलत है। जब न्याय और प्रतिष्ठा की बात होती है तो इक्वालिटी की बात होती है। ठीक है, समता की बात होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समतावाद। ठीक है, यानी कि इग्लिटरिनिज्म। Question 8. Below are the two statements. Read them carefully and choose the correct answer with the help of given option. Statement 1 is meaningful learning in social science is a generative process of storage and retrieval of information. Statement 2 is thinking, language and doing things are intimately intertwined. Options देख लेते हैं. Both statement 1 and statement 2 are true. देखो पहले स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है, देखो पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना,
या फिर उसको रिकॉल करते रहना, रिट्राइव करते रहना। देखो मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब होता है लर्निंग में कुछ नया ऐड करना, एक्टिव होकर, ठीक है, ना कि डाटा को स्टोर करना, बार बार रट्टा लगाते रहना। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, ठीक है। थिंकिंग, लैंग्वेज एंड डूइंग थिंग्स, ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। देखो जब हम कुछ सोचते हैं तो किसी उसके लिए भाषा की ज़रूरत होती है, लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। और जब हम सोचते हैं तो किस लिए सोचते हैं, ताकि चीज़ों को किया जा सके, ठीक है, चीज़ों को करने के लिए, कार्य के लिए, ठीक है। तो लैंग्वेज कार्य से जुड़ा हुआ है। और जब हम कोई कार्य करने के बारे में सोचते हैं तो पहले प्लान करते हैं, पहले उसको सोचते हैं, ठीक है, और सोचा जाता है तो उसके लिए भाषा चाहिए होती है। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ये बात तो गलत है, इसमें से फर्स्ट गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ये बात भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, क्या स्टेटमेंट 1 ट्रू है? नहीं, तो ये हो जाएगा गलत आंसर। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, ये बात बिल्कुल सही है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। बट स्टेटमेंट सेकेंड इज़ ट्रू, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। नाइन्थ क्वेश्चन है, देखो नाइन्थ क्वेश्चन रीज़न और असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। रीज़न और असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस कैसे करते हैं? सबसे पहले इन दोनों में दी गई स्टेटमेंट को पढ़ना है और चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, ये हमें ये करना है कि आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन देता है। कैसे? ये हमें ये फाइंड करना है आर में कि क्या आर जो है वो हाउ और वाई का आंसर देती है। देखो आर जो है वो स्टेटमेंट ए के लिए हाउ एंड वाई का आंसर दे रही है। अगर दे रही है तो आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रही है, ठीक है, सिंपल सी बात है। असर्शन पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ सोशल साइंस हेल्प्स द लर्नर इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। ये बात बिल्कुल सही है कि सोशल साइंस जो है वो हमें सोसाइटी को समझने में और बेटर ढंग से समझने में हेल्प करती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सोशल साइंस एजुकेशन एम्स एट प्रोवाइडिंग स्टूडेंट एसेंशियल नॉलेज, स्किल्स, attitude necessary for self development and also for becoming an effective member of the society। ये स्टेटमेंट भी सही है कि सोशल साइंस एजुकेशन का क्या उद्देश्य है, नॉलेज देना, स्किल प्रोवाइड करना, स्किल डेवलप करना, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम करना और हमें इफ़ेक्टिव मेंबर बनाना सोसाइटी का। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या आर जो है वो स्टेटमेंट ए को सही ढंग से जस्टिफाई कर पा रही है, एक्सप्लेन कर पा रही है। देखो ए की स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि सोशल साइंस जो है वो सोसाइटी को समझने में हेल्प करती है। हमें आर में ढूंढना है कैसे हेल्प करती है। ये हेल्प करती है हमें सोशल साइंस के बारे में नॉलेज देकर, स्किल डेवलप करके, ठीक है, और हमारा सेल्फ डेवलपमेंट करके। सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होता है? देखो सोशल साइंस हेल्प करती है हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को जानने में, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं इसको जानने में। जब इन सब की नॉलेज हो जाती है ना, तब हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाते हैं, अपनी सोसाइटी को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि हमें उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करना है। तो आर जो है वो सही ढंग से एक्सप्लेन कर पा रही है स्टेटमेंट ए को, इसीलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाँ पर दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट हो और आर जो है वो ए को सही ढंग से एक्सप्लेन भी कर रहा हो। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है बिल्कुल। ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये बिल्कुल गलत है। एक ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है, ये गलत है।
ए फॉल्स है, ऐसा है ही नहीं, ए फॉल्स है, ए करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।